that is known as cytoskeleton. कुछ पॉइंट जो एज इट इज लिखेंगे और एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना. साइटोस्केलेटन इज ओनली द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ये केवल यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, यानी किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी साइटोस्केलेटन आपको नहीं मिलेगा. ओके. और इस तरीके से यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार की, भूल गए, सबको भूल जाना है. एक कौन? प्लांट और एक कौन? इसके अलावा मैंने बोला था 4 किंगडम, नाम याद है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल. पक्का? तो दीज आर द साइटोस्केलेटन इट इज द फिलामेंटस स्ट्रक्चर और द फिलामेंटस नेटवर्क ऑफ द प्रोटीन. प्रोटीन के फिलामेंटस नेटवर्क हैं जो प्रेजेंट होते हैं सेल में. कुल मिलाकर के 3 प्रकार के साइटोस्केलेटन फिलामेंट होते हैं. इन तीनों के नाम मैं लिख रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए लिख लीजिएगा कहीं कोने में. एक होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरे होते हैं माइक्रोफिलामेंट, और तीसरे होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट. चलिए जवाब दीजिए, कितने प्रकार के? एक कौन? दूसरा? तीसरा? ये तीनों एक सेल में प्रेजेंट हो, ये जरूरी? इन तीनों में कोई एक भी सेल में प्रेजेंट हो सकता है. या तो ये भी हो सकता है कि तीनों प्रेजेंट. फिर से मैंने बोला, ये भी हो सकता है कि किसी सेल में, ये भी हो सकता है कि तीनों में से कोई, और ये भी हो सकता है कि तीनों में से केवल 2. यानी ये भी हो सकता है कि हर सेल में तीनों प्रेजेंट हो, जरूरी? तो बताओ, साइटोस्केलेटन एक प्रोटीन का, फिलामेंट का एक नेटवर्क है. इट इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट. लिख दिया, नेटवर्क ऑफ द फिलामेंटस प्रोटीन. और कितने प्रकार के? 3. एक और माइक्रोट्यूब्यूल और एक माइक्रोफिलामेंट, तीसरा इंटर. माइक्रोट्यूब्यूल दे आर हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. Microfilament, they are the solid made up of rod-like structure, and they are made up of actin and myosin. याद रखना, माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो है पर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है. They are non-contractile. But microtubule they are solid but contractile. आपको मालूम है एक्टिन और मायोसिन में कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल. इसके बाद है इंटरमीडिएट फिलामेंट. दे आर मेड अप ऑफ एसिडिक प्रोटीन. एंड ये भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं।
मैं जानता हूं मैं एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ये तो मुझे मालूम है, पर ये जरूरी है। बताओ साइटोस्केलेटन एक्चुअली क्या है? सेल के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन का नेटवर्क। अगर मैं एक सेल बनाने की कोशिश करूं आपके दिमाग में कि ये सर ये सेल है, तो इन सेल के अंदर प्रोटीन पेटाफिलामेंट का नेटवर्क है, और ये प्रोकैरियोट सेल में है कि यूकैरियोट? यूकैरियोट। ये तब तक दिखाई नहीं पड़ेगा जब तक सेल डिवीजन ना हो। क्या ना हो? अब भूल गए, क्या ना हो? और सेल डिवीजन में मेटाफेज के बाद एनाफेज ना आए। क्या ना है? मेटाफेज और एनाफेज का नाम सुना है? यहां पर स्पिंडल बनते हैं, सुना ही नहीं? अब जवाब नहीं। स्पिंडल बनते हैं। स्पिंडल जब बनते हैं तो स्पिंडल को बनाने के लिए कौन आता होगा? साइटोस्केलेटन। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि सर स्पिंडल बनाना तो सेंट्रियोल का काम है। किसका काम है? पर वो भूल गए हैं कि सेंट्रियोल केवल कहां पाया जाता है? एनिमल। फिर से बोलो। और प्लांट में तो क्या प्लांट सेल डिवाइड नहीं करती? हाँ? क्या स्पिंडल नहीं बनाती? बोले नहीं बनाती होगी। तो उनके स्पिंडल किसके बनते होंगे? साइटोस्केलेटन। अब फील करो से व्हाट इज साइटोस्केलेटन? इट इज द फिलामेंटस नेटवर्क ऑफ प्रोटीन। बोलो, क्या फिलामेंटस नेटवर्क ऑफ प्रोटीन है? कितने प्रकार के? तीनों नाम याद रहेंगे? नाम बताओ। वो चिल्ला के बोल रहा मैं ट्यूब्यूल हूं। क्या हूं? ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब। ट्यूब इज हॉलो की सॉलिड? कॉन्ट्रेक्टाइल की नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल? ये रॉड लाइक है, हॉलो की सॉलिड। एक्टिन एंड मायोसिन, ये इनके बीच के हैं। नाम बताओ। इंटरमीडिएट। किसके बने? एसिडिक प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल की नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल? चलिए थोड़ी सी मैं बात कर लेना चाहता हूं आपसे। ये सब चीजें तब काम आती हैं जब आपके पास कॉन्सेप्ट हो। कॉन्सेप्ट ना हो तो ये सब रटना पड़ता है। हटा दे रहा हूं से। हम सब जानते हैं कि चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, एक ना एक दिन उसे स्पिंडल बनाना है और क्रोमोसोम को तोड़ना है, और क्रोमोसोम को तोड़ करके सेल डिवीजन करना है। और ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन होगा इनमें प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रोटीन। तो हमको किसी ना किसी तरीके से मालूम है कि ये स्पिंडल बनाना किसका काम है? सेंट्रियोल। किसका काम है? पर हम ये नहीं जानते कि सेंट्रियोल कहां पाया जाता है, प्लांट में कि एनिमल में? एनिमल में। तो एनिमल लोग तो अपने सेंट्रियोल से स्पिंडल बना देते हैं, लेकिन प्लांट लोग? फिर से बोलो, फिर से बोलो। अगली बार किसी ने मुझसे पूछा कि सर सेंट्रियोल तो केवल एनिमल में सेल होता है, बाकी लोग स्पिंडल कैसे बनाते हैं? साइटोस्केलेटन। बताओ कितने प्रकार के? तीनों दिख रहे हैं? बोलो। माइक्रोट्यूब्यूल। इनमें कौन हॉलो? माइक्रोट्यूब्यूल। कौन सॉलिड? कौन नॉन कंट्रेक्टाइल? दोनों। माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट। कौन कॉन्ट्रेक्टाइल? माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन का? माइक्रोफिलामेंट। एक्टिन है। एक्टिन है। कौन एसिडिक प्रोटीन का? पक्का? अब आप अपनी एनसीईआरटी की आखिरी लाइन पढ़ो मेरे साथ, उसी में जहां पर ये लिखा हुआ है, जहां पर साइटोस्केलेटन लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ की आखिरी लाइन पढ़ो। Their function is, क्या क्या फंक्शन है? भूल गए? पहला फंक्शन, हाँ, तो पहला काम है साइटोस्केलेटन का सपोर्ट। पूरा नाम क्या लिखा है? मैकेनिकल सपोर्ट। तो बताओ किसको सपोर्ट दे रहे हैं? सेल को। तो सेल अपने आप में रिजिड कंडीशन में पड़ी है, इसका कौन जिम्मेदार है? एक तो सेल वॉल, एक कौन? और एक अंदर का स्केलेटन। नाम बताओ। साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का पहला काम सपोर्ट हुआ। दूसरा, यस, इनमें मोटिलिटी भी होती है। बोले सर सेल के अंदर मोटिलिटी तो कभी तुमने पढ़ाई नहीं? पढ़ाई है।
याद करो, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा। सेल के चारों तरफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, सुने हो? नहीं सुना? साइटोप्लाज्म घूमता रहता है, तो सेल के अंदर भी मोटिलिटी होती है, और सेल के अंदर की मोटिलिटी के लिए चाहिए एक्टिन और मायोसिन। फिर से बोलो। तो क्या ये सपोर्ट करेंगे? क्या ये मोटिलिटी देंगे? इसके अलावा ये मेंटेन करेंगे शेप, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द शेप ऑफ द सेल। बेटा चौथा काम अगर बता दोगे तो दिल जीत लोगे मेरा। क्या ये सेल डिवीजन के दौरान भी हेल्प करेंगे? क्या बनाने में? स्पिंडल। और ये पर्टिकुलरली कहां पर? एनिमल में कि प्लांट में? ये काम तो सब में होंगे, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, लेकिन स्पिंडल बनाना प्लांट, क्योंकि स्पिंडल के लिए क्या चाहिए? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ट्यूबुलिन प्रोटीन बेटा सेंट्रियोल से मिलेगी कि माइक्रोट्यूब्यूल? और वो कहां पर होंगे? साइटोस्केलेटन। बस इतना ही दिया है, 4 लाइनें एनसीईआरटी में दी हैं। चलो हटा रहा हूं। अब बताओ व्हाट इज साइटोस्केलेटन? क्या अब मैं आपकी एनसीईआरटी लाइन बिना देखे पढ़ रहा हूं? मेरे पास तो नहीं है, पर मैं रट्टा मार के आया हूं। रट्टा मार के नहीं आया हूं, इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है वही लिखा है। 10 लाइनें लिखी हैं। इलैबोरेट नेटवर्क, देखो लिखा है, इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन लिखा है। बस मुझे मालूम है वही लिखा है। क्यों? मैं रट्टा मार के नहीं आया, मुझे मालूम है सेल के अंदर बहुत सारी प्रोटीन है। और अब मुझे मालूम है कितने प्रकार की? 3। बोलो। माइक्रोट्यूब्यूल। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं उन 4 लाइनों को, उन 4 लाइनों से नई चीजें ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे क्वेश्चन से। तुम ही लोगों में से कुछ लोग आकर के पूछते हैं, सर सेंट्रियोल में स्पिंडल बनाना ये तो सर एनिमल का काम है, फिर बताओ प्लांट सेल कैसे स्पिंडल बनाती होगी? सारे किससे? कितने प्रकार के? तीनों दिख रहे? पहला, दूसरा, तीसरा। बिना देखे बता पाओगे? अब बेटा तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुम बिना देखे बता गए तो मैंने सही पढ़ाया। माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो, ट्यूबुलिन प्रोटीन, कॉन्टेक्टाइल, नॉन कॉन्टेक्टाइल हो गया। अगर बंदा नॉन कॉन्टेक्टाइल है तो पहला काम करेगा सपोर्ट। क्या करेगा? सपोर्ट। पक्का? अच्छा बताओ दूसरा एक्टिन और सॉलिड है, एक्टिन मायोसिन में कॉन्टेक्टिलिटी आएगी। दूसरा काम करेगा मोटिलिटी, शेप पहला काम, सपोर्ट दूसरा, और दोनों मिलकर मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। 3 काम है। वो लोग बोलते हैं सर कैसे काउंट कर लेते हो? पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। कितने काम? चौथा मैंने बताया, एनसीईआरटी में नहीं। बोलो क्या? स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, पर्टिकुलरली 4 काम हो गए। आगे बढ़ रहे हैं। साइटोस्केलेटन बताइए हर जगह है कि यूकैरियोट? अब आइए हमारे पास अगला टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं बड़े होशो आवाज में लिख रहा हूं, और इनके सारे एक्सेप्शन मैं पढ़ा चुका हूं, तुम्हें याद नहीं है, मैं पूछूंगा, पर मैं पूछूंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। सीलिया एंड फ्लैजिला आर ओर लाइक और whip like structure. Oar like or whip like structure help in motility of cell or surrounding fluid. सीलिया और फ्लैजिला या तो ओर लाइक है या तो विप लाइक है। तो अब कुछ बच्चे ना तो ओर समझते हैं ना तो विप समझते हैं। विप मतलब
विप मतलब चाबुक, विप मतलब, और मतलब चप्पू। नाव का चप्पू देखा है? नाव नहीं देखी? देखिए सर, नाव वो होती है जो हम लोग रोड में बैठकर चलते हैं ना, पानी में चप्पू चलाते हैं। तो बताओ, और मतलब चप्पू और विप मतलब चाबुक। तो एक बंदा चाबुक की तरह और एक बंदा और की तरह। ओके, अब ये दो काम करते हैं। जिस सेल में है या तो उसको मूव करा देंगे, और या तो सेल के बाहर जो फ्लूइड होगा उसको मूव करा देंगे। जिस सेल में है, जैसे पैरामीशियम, किसी को याद है? पैरामीशियम को मूव करा देंगे या फिर उसके आसपास के फ्लूइड को। अब बताओ, व्हाट आर द सिलिया एंड फ्लैजेला? दे आर और लाइक और विप लाइक स्ट्रक्चर which help in motility of cell or अगर ये सीलिया है तो हो सकता है पानी को चप्पू की तरह चला रहा है। तो पानी को चला रहा है तो बताओ, सेल मूव कर रहा है कि फ्लूइड? अगर फ्लैजेला है तो क्या बॉडी को मूव करा रहा है? याद रखना। और जो अब लिख रहा हूं इसको ध्यान सुनना। दे आर द आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दे आर द आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मेगा जी खड़ी हो जाइए। अभी मैंने प्रोकैरियोट में भी आपको फ्लैजेला और सीलिया पढ़ाए थे। फ्लैजेला पढ़ाया था, कम से कम सीलिया नहीं पढ़ाया था तो फ्लैजेला पढ़ाया था। कहां की आउट ग्रोथ था? सेल मेम्ब्रेन। दैट वाज द आउट ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। तो ये किसमें पढ़ रहे? यूकैरियोट की प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में जो आउट ग्रोथ थी फ्लैजेला की, वो किसके थी? सेल वॉल। भूल गए? मैंने ही पढ़ाया यार 3 दिन पहले। 3 पार्ट थे, बेसल बॉडी और वो किसकी आउट ग्रोथ थे? और आज जो पढ़ा रहा हूं वो सेल वॉल है कि सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन। तो कभी मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव फ्लैजेला एज आउट ग्रोथ ऑफ सेल वॉल? ऑप्शन सुनो, ऑप्शन सुनो। ट्रिपैनोसोमा, ओके। नंबर 2 इज लिजमेनिया, नंबर 3 इज बैक्टीरिया, नंबर 4 इज ऑल। और इस क्वेश्चन को अगर ना मालूम हो तो सब लोगों को लगेगा कि फ्लैजेला तो है, और इसका आंसर क्या लगाएगा? लगाएगा। बताओ क्या अंतर दिखा? क्योंकि वो वाला आउट ग्रोथ किसकी थी? सेल वॉल। और ये वाली सेल। और जहां एनसीईआरटी में लिखा है अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ऐसा ना लगे सुनील सर अपनी चला रहे। इट इज द आउट ग्रोथ ऑफ, नहीं मिला, मिला ही नहीं यार, क्या पढ़ाना फायदा। मिला? अब हटा रहे। क्या सुनील सर ने जबरदस्ती पढ़ाया? किसने पढ़ाया? एनसीईआरटी। बताओ, सीलिया और फ्लैजेला मिले, दोनों आउट ग्रोथ हैं, सेल से निकले हैं, सेल वॉल से निकले। नहीं मजा आ रहा। सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन। मैं पहले इतना ही पढ़ा लूं तब आगे बढ़ो। क्या प्रोकैरियोट का फ्लैजेला याद है? कितने पार्ट थे? बोलो। बेसल वॉल था, और दैट वाज आउट ग्रोथ ऑफ, उसको भी देख लेना जाके। वो आउट ग्रोथ किसका था? सेल वॉल। इसलिए प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला का अरेंजमेंट एक जैसा कि अलग अलग? अलग अलग। ये बात भी आगे पैराग्राफ में मिलेगी। जल्दबाजी मत करो, टाइम है खूब। तो बोलते हैं जब भी किसी फ्लैजेला को आप देखेंगे, चलिए मैं फ्लैजेला देख रहा हूं, तो उस फ्लैजेला की जो सबसे बाहरी वॉल होगी, इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या आप किसी सीलिया को देखोगे तो जो सबसे बाहरी लेयर होगी वो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी।
और याद रखना इनके बीच में एक सेंट्रल थ्रेड पास करेगा। दिस सेंट्रल थ्रेड इज नोन एज एक्सोनीम। चलो इतना बताओ, अगर किसी भी फ्लैजला का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो उसकी आउटर कवरिंग में क्या होगी? मैं पूछूं क्यों? बिकॉज दे आर द आउट ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यार मजा नहीं आ रही यार। दे आर आउट ग्रोथ ऑफ, तो जहां से ओरिजिनेट हुए उसको चारों तरफ लेके आएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बीच में एक रॉड निकलेगी। क्या निकलेगी? एंड द रॉड इज, याद रखना अगर ये रॉड मूव करेगी तो क्या मूव करेगा? फ्लैजला। पक्का? और याद रखना हर फ्लैजला कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर से जुड़ा होगा जिसका नाम होगा बेसल बॉडी। बोलो क्या नाम है? देखो मैं एक रिस्क ले रहा हूं, हो सकता तुम्हें समझ में आए, हो सकता ना समझ में आए, फिर तो मुझे बड़ी गालियां दो, मैं गालियां खाने के लिए तैयार हूं। बेसल बॉडी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फ्लैजला को पकड़ के रखा है लाइक अ हॉर्स। घोड़ा चल रहा है, घोड़े की लगाम दिख गई। अब मैं घोड़े को बाएं मोड़ना चाहता हूं, मैंने बाएं की तरफ वाली लगाम खींची, बताओ घोड़ा कहां मुड़ेगा? अगर मैं दाएं मोड़ूं तो, अगर दोनों रोऊं तो रुक जाएगा। रुक जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही फ्लैजला किस तरफ जाएगा, दाएं जाएगा कि बाएं जाएगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कौन डिसाइड करेगा? बोलो कौन? और भाई बेसल बॉडी के पास होनी चाहिए लगाम। क्या होनी चाहिए? लगाम मतलब प्रोटीन, फाइबर। लगाम मतलब, तो जब तुम इस एक्सोनीम को कट करोगे, एक्सोनीम को कट करोगे तो तुम्हें गोल गोल स्ट्रक्चर मिलेगा जिसकी सबसे बाहरी वॉल, अरे सबसे बाहरी वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर से बोलो। और इसके सेंटर में मिलेगा एक्सोनीम। क्या मिलेगा? बनाऊंगा अभी मैं, चिंता मत करो। क्या मिलेगा? एंड दिस एक्सोनीम विल बी मेड अप ऑफ प्रोटीन। किसका बना है? और प्रोटीन में भी माइक्रोट्यूब्यूल, अभी अभी पढ़ाए थे, भूल गए। प्रोटीन में भी, और जो ये माइक्रोट्यूब्यूल थे, रिजिड थे, कॉन्ट्रेक्टाइल थे, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। जगह यार इसको, कुछ गड़बड़ है आज। जिंदगी है कितनी दयनीय चल रही है हम ही लोग जानते हैं। ज्यादा नहीं समझाना चाहिए, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो पढ़ा दो और भाग जाओ, यही होना चाहिए। चलो अब बताओ क्या क्या पढ़ा रहा हूं? सीलिया है, सेल वॉल की आउटग्रोथ है, सेल मेम्ब्रेन की। बस मैंने इंटरेस्ट में थोड़ा ज्यादा ये पढ़ा दिया कि हमने प्रोकैरियोट फ्लैजला भी देखा था, वो सेल वॉल का कि सेल मेम्ब्रेन। ये वाला क्या ये ओरिजिनेट होगा बेसल बॉडी से? जब बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होगा तो चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेंटर में रॉड होगी, रॉड का नाम एक्सोनीम। चलो अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं सीलिया फ्लैजला का। पहले फ्लैजला, सीलिया का स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में है ही नहीं, तो याद रखना जो हमारा फ्लैजला है उसकी सबसे बाहरी दीवार का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के बाद इसमें सेंटर में है एक्सोनीम। बोल दो मेरा खुशी मिलेगी। इसके सेंटर में एक्सोनीम। क्या हो गया? पानी चाहिए? पी डाला? कोई बात नहीं बेटा, तुमसे नहीं कह रहा है, वो पीछे वो भी मुस्कुरा रहा है कि सर घोड़ा चाबुक पढ़ा रहे हैं, हम गलती हो गई हमसे, हमने इसलिए सुधार लिया, तुरंत देखो सुधार लिया। पता फ्लैजला की सबसे बाहरी लेयर और अंदर है एक्सोनीम। क्या बेटा? बस इतना बता रहा हूं, एक्सोनीम प्रोटीन की बनी है। किसकी बनी है? प्रोटीन। और इन प्रोटीन में प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल। बोलो क्या? एंड फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल है मेनली माइक्रोट्यूब्यूल है। जब इन माइक्रोट्यूब्यूल का तुम अरेंजमेंट देखोगे तो पेरीफेरी में माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट है। क्या बेटा? एक और
तो बताओ ये जो दो लड्डू बना रहे हैं, ये लड्डू हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल? दे आर द माइक्रोट्यूब्यूल लड्डू ना, माइक्रोट्यूब्यूल है। अच्छा ये है माइक्रोट्यूब्यूल। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक और बनाना है, इन दोनों को थोड़ा सा हटाएं। 8 9 तो 10 तो नहीं हो गया? बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो बोलो 10। बताओ माइक्रोट्यूब्यूल के क्या है? 1 1 की 2 2 तो इसे बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। अब किसी को नहीं पढ़ना, सिंगलेट की डबलेट। और हर माइक्रोट्यूब्यूल का डबलेट ब्रिज से जुड़ा हुआ है, और ब्रिज में भी है प्रोटीन। इट इज नोन एज इंटर डबलेट ब्रिज। बेटा एक क्वेश्चन इससे भी आएगा तो 4 नंबर इससे भी होंगे, चाहे जितना तुम ना पढ़ना चाहो। तो बताओ कितने माइक्रोट्यूब्यूल? 9 का सिंगलेट की डबलेट, और आपस में सब जुड़े हैं किसके द्वारा? इंटर डबलेट ब्रिज। पक्का? इसके बाद सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल, 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में, और इनको भी आपस में जोड़ा गया है ब्रिज से। ब्रिज क्या नाम है? इंटर डबलेट ब्रिज नहीं है, ये सेंट्रल है। ये कौन सा? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल ब्रिज। ये वाले सेंट्रल ट्यूब्यूल है, कैसे हैं? और ये वाली पेरीफेरल। ये वाले पेरीफेरी में कितने? सो गया 9 में भी सब एक। थक गया बेचारा। 9 के 9 है, सबके सब डबलेट हैं। सेंटर में सिंगलेट हैं, 1 की 2, और इनके पास भी ब्रिज है। अब ध्यान सुनना, इन दोनों सिंगलेट को बेटा कवर किया गया है बाय द सीट नोन एज सेंट्रल सीट। कौन सी सीट? सेंट्रल सीट। चलो यहीं पर कहेंगे। और हर डबलेट का सेंट्रल सीट के साथ कनेक्शन है। और जब हर डबलेट का सेंट्रल सीट के साथ कनेक्शन है बाय रेडियल स्पोक। मैं मालूम है तुम नहीं सुनोगे, हम तो कर ही रहे। बोलो कौन सा स्पोक? रेडियल स्पोक। किसी को मतलब क्या मतलब है, क्यों पढ़ा रहे हो, हमसे क्या लेना देना? मैं जादू दिखाता हूं, मेरे साथ करो, छोड़ दो, मत पढ़ो। ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जब मन ना लगे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। चलो जादू देखते हैं। देखें, मैं चाहता हूं मैं इसे हिलाऊं और सब हिल जाए। बताओ, मैंने इसको हिलाया, चलो पकड़ते हैं भाई। अरे मत पढ़ो ना, काहे मन एकदम उधर देख रहे हो, इधर देखो, मजा करते हैं। मैं चाहता हूं मैं इसे हिलाऊं और सब हिल जाए। मैंने इसको पकड़ के हिला दिया। बताओ ये हिला? इससे ये जुड़ा है, बोलो कौन? ये हिला, ये हिला, सबके सब हिल गए, बीच वाले बच गए। क्या इसके हिलाने से ये स्पोक हिला? स्पोक हिला तो सीट हिली, सीट हिली तो ये हिला, ये हिला तो, और ये हिला। भाई साहब हंसिए मत, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। क्या बोलते हैं? किसी भी एक ट्यूब्यूल को पकड़िए, एक्सोनीम सेंट्रल रॉड बचेगी कि हिल जाएगी? हिल जाएगी। और हिलेगी तो फ्लैजला नहीं आया। मैंने कहा सर नहीं, मैं तो इसको टच करना चाहता हूं। जैसे मैंने इसको खींचा, क्या खींची? ये सारे हिल गए।
अगर ये खिंचा तो ये भी खिंचा, ये भी खिंचा, ये सेंट्रल सीट खिल गई, ये सारे खिंच गए। मूवमेंट कैसा है? नहीं आया। तो ये जो तुमको बनाया गया है, जो मुझे याद रह जाता है, एवं ही नहीं याद रह जाता। मुझे मालूम है हर चीज को हर एक से जोड़ना है, डबलेट को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। नाम बताओ। इंटर डबलेट ब्रेस। फिर से बोलो। ये वाली सीट का नाम इंटर डबलेट बीच बेटा सीट के साथ जुड़े हैं। बोलो रेडियल स्पोक। फिर से बोलो। स्पोक मतलब तीलियां, रेडियल मतलब रेडियस के अलॉन्ग, तो रेडियल स्पोक। नहीं आया तो बताओ कितने माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी में है? 9 और सेंटर में 2। अरेंजमेंट का नाम 9+2 अरेंजमेंट। बोलो क्या नाम है? 9+2 अरेंजमेंट। तो आप सीलिया को अंदर देखें कि बेटा आप फ्लैजला को अंदर देखें, उसमें कितना अरेंजमेंट होगा? 9+2। और पेरीफेरी में क्या होगी? पता नहीं। क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? क्या होगी? क्या होगी? इससे बढ़िया अपना वो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, ना किसी से पूछना ना कुछ बताना, जितना आता है बस रामायण की तरह गाते रहो गाते रहो गाते रहो और खत्म हो जाता है। और यहाँ मुर्दों की तरह बैठे हुए हैं, थके हारे, केमिस्ट्री के मारे, फिजिक्स के मारे हैं। हाँ, अब मुझे चाहिए, मैंने हटा दिया इसको और अब मुझे पूरा चाहिए। बताओ सीलिया फ्लैजला याद है? क्या थे सीलिया फ्लैजला? और लाइक है, विप लाइक है। कौन छोटा कौन बड़ा? सीलिया होगी, फ्लैजला हो, बेसल बॉडी जरूर होगी। सीलिया भी ओरिजिनेट किससे होंगे? बेसल बॉडी। और फ्लैजला भी बेसल बॉडी क्या होगी वो मैं बाद में दिखाऊंगा। अच्छा, सीलिया और फ्लैजला जब निकलेंगे तो सेल वॉल से कि सेल मेम्ब्रेन? तो उनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन जरूर होगी। बताओ सेल मेम्ब्रेन के अंदर बीच में रॉड होगी। रॉड का नाम एक्सोनिम। एक्सोनिम में माइक्रोट्यूब्यूल होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट 9+2। 9 सिंगलेट की डबलेट। हर डबलेट आपस में जुड़ा होगा। बोलो इंटर डबलेट ब्रेस। पक्का? बीच में 2 लोग होंगे, डबलेट की सिंगलेट, उनके भी आपस में ब्रिज होगा, चारों तरफ से कवर होगा। सीट का नाम सेंट्रल सीट होगी। अच्छा बताओ सेंट्रल सीट को पेरीफेरल 9 बेटा माइक्रोट्यूब्यूल से जोड़ा गया होगा भाई। रेडियल स्पोक। कलाकारी में जो मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेटेड है। किसी एक ट्यूब्यूल को हिलाओगे सब हिल जाएगा, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। बताइए सेंटर वाले पेरीफेरी से कैसे जुड़े? बोलो सेंटर वाले पेरीफेरी से कैसे? रेडियल स्पोक एंड सेंट्रल सीट। और बताओ सारे पेरीफेरल अपने आप में इंटर डबलेट। पक्का? इंटर डबलेट भी इसको लिंकर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो लिंकर्स। अपनी अपनी एनसीईआरटी देखो, कौन छोटा कौन बड़ा? सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन खुद सेल को मूव करा देंगे, कभी कभी सराउंडिंग फ्लूइड को भी मूव कराएंगे। चारों तरफ मेम्ब्रेन होगी, बीच में रॉड होगा, रॉड का नाम एक्सोनी में माइक्रोट्यूब्यूल होंगे। अरेंजमेंट 9+2। और सीलिया हो कि फ्लैजला हो, ओरिजिनेट कहां से होगा? नहीं मन लग रहा? आओ आओ आओ। ब्लू जैकेट के बगल वाले भैया, हाँ हाँ आओ आओ आओ। नहीं मन लग रहा? आज सर आज फंस गए क्या? है इतनी दोस्ती यारी की गले में हाथ डाल करके बैठते हैं। ऐसा कौन सा चुटकुला सुनाया था कि वो हंसा था? हम लोग को भी सुनाओ। हम लोग बड़े थके हारे हालात के मारे बैठे हैं यहाँ पर। नीट ने हमें परेशान करके रखा हुआ है। हंस रहा था, इतना मौका मिल जाता है हंसने का। इधर आओ भैया। अब तुमको 5 अंतर बताने हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट फ्लैजेला में। आगे आओ, आप जाओ आप जाओ।
यूकैरियोट और प्रोकैरियोट फ्लैजेला में 5 अंतर। बताओ, नहीं जाने नहीं देंगे। जिस चीज को तुम हल्का बोल रहे थे वो कितनी कठिन हो गई तुम्हारे लिए, देखो अब इसकी वजह से तुम डंडा भी खा सकते हो। 5 अंतर बाकी बच्चे नहीं बता दे पाएंगे तो तुम्हें छोड़ देंगे। मैं केवल हिंट दूंगा, वो सब बताएंगे। तुमको भी दें, एक सेल वॉल से एक सेल मेम्ब्रेन से। एक में बेसल बॉडी हुक फिलामेंट, एक में बेसल बॉडी से, एक की रॉड का नाम एक्सोनिम, एक में ऐसी रॉड नहीं है, एक में 9+2 अरेंजमेंट, एक में ऐसा अरेंजमेंट। कितने हो गए? 4। पक्का? चलो 4 बताओ। पहली क्लास है, अब तब मजाक कर रहे हैं। गुस्सा का है यार। हमारी क्लास में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर दादागिरी केवल हमारी चलती है, और जो इस दादागिरी को नहीं झेल पाता वो कल से नहीं आता। कल से आओगे कि नहीं आओगे? आओगे। समझ में तो तुम्हें कुछ आ नहीं रहा। बताओ साइटोस्केलेटन क्या होता है? तुम गुरु केवल चांस लेने आए हो। कुछ लड़के ऐसे होते हैं, अबे सुना सुनील सर सही पढ़ा रहे हैं। बोले हाँ यार सही पढ़ाते हैं। अच्छा चलो अच्छा देख आते हैं। अबे वो देखने आते हैं तो हम बीच में होते, कहीं इधर उधर कुछ अपने झोंक में होते। बोले भाई इसको सही कहते हो, आइटम तो साला पागल है, दिन भर चिल्ला रहा है। अगले दिन पूछा था चलो, बोले हम न जाएंगे यार। एक तो मारता है, चिल्लवाता है और पढ़ाता। मैंने एक बच्चे को पढ़ाया और मेरे पास लौट के आया 2 साल बाद। उसने कहा कि सर जब पहला दिन मैं आपके यहाँ गया आपने मुझे खड़ा करके पूछ लिया। सर मैं नहीं बताया पाया, सबके सामने बेइज्जती हो गई। सर फिर दूसरे दिन में आपने फिर मुझसे पूछ लिया, फिर मैं नहीं बता पाया, फिर मेरी सर बेइज्जती हो गई। फिर मैंने सोचा सर आपने मुझे टारगेट कर लिया है। उसके बाद सर मैं बैठा नहीं आपकी क्लास में। और सर 2 साल के बाद मुझे समझ में आया कि सर एक बार और आपसे पढ़ना चाहिए। मैं कहा इतना टाइम, 2 साल उसका सिलेक्शन। तो हमने कहा बेटा हमारे साथ पढ़ने से भी कुछ होगा नहीं। सर देख लेते हैं, सर सुना है आप अच्छा पढ़ाते। काकादेव में ऐसी प्रक्रिया है बहुत चलती है। अचानक बोलते भाई नया टीचर आया है, कौन से पॉइंट में? उस वाले पॉइंट पे चलो। इसी वजह से पूरा काकादेव बर्बाद है। और इसी वजह से मैं सबसे खड़ूस टीचर हूं कि तुम ऐसा करोगे हम करने देंगे नहीं। उनकी तो पहले दिन की क्लास है नहीं, समझा के लाना चाहिए कि पूछेगा पूछता है और आगे कब पूछता है। जब आज पूछेगा तो पीछे से रिलेट करेगा। प्रोकैरियोट में पढ़ाया था, फ्लैजेला पढ़ा था, 3 पार्ट थे। बोलो इतना ही याद कर लेते। बोलो कितना? बेसल बॉडी हुक फिलामेंट। फिर से बोलो बेसल बॉडी हुक फिलामेंट। पक्का? यहां पर आउटग्रोथ सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन। जाओ नहीं मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे गुस्सा जाएंगे। और अब 1 मिनट के अंदर खत्म करना है। सेल मेम्ब्रेन में चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक रॉड है। रॉड का नाम एक्सोनीम है। एक्सोनीम में माइक्रोट्यूब्यूल है। माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट याद है? बोलो कौन? 9+2 अरेंजमेंट यूकैरियोट की प्रोकैरियोट। हाँ प्रोकैरियोट में अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। 9 लोग सिंगलेट की डबलेट, सेंटर में 2 लोग डबलेट के सिंगलेट आपस में जुड़े हैं। सेंटर ब्रिज है, बाहर वाले भी जुड़े हैं। इंटर डबलेट ब्रिज है। 9+2 अरेंजमेंट है। सीट किसे दी गई? सेंटर को। भगवान ने इतना सब काहे सजाया? एक काम करने के लिए। एक छेड़ो सब हिले, एक छुओ बाकी सब हिल जाए। किसी को भी पकड़ो, दूसरा दूसरे से कनेक्टेड है। सेंट्रल सीट से पेरीफेरी वाला रेडियल स्कोप। फिर से बोलो
आइए नेक्स्ट इज सेंट्रियोल, सॉरी सेंट्रोसोम नाम का। सेंट्रोसोम नाम से शायद आपके यहाँ टॉपिक है। सेंट्रोसोम की सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। Centrosome is a non-membranous structure. ये जो सेंट्रोसोम है ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। It is made up of 2 centriole और आफत, made up of 2 centrioles and these both centriole are perpendicular to each other and at the right angle। ध्यान से सुनना, दोनों परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पर है, 2 सेंट्रियोल से बना हुआ है। तो बताइए ये क्या है, ये क्या है? और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन है कि पेरी सेंट्रियोलर स्पेस, पेरी सेंट्रियोलर स्पेस। बाकी जिसको नहीं सुनना मैं कितना भी चिल्ला लूं नहीं सुनेगा। अभी मैं सेंट्रियोल पढ़ा रहा हूं कि सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम। मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इट इज मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल का बना है और दोनों एक दूसरे के और इनके चारों तरफ स्पेस है। नाम बताओ? पेरी सेंट्रियोलर स्पेस। पहला अंतर, फ्लैजेला में प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पर चारों तरफ स्पेस है। नाम बताओ? पेरी सेंट्रियोल। अब ध्यान सुनना, जब इन पेरी सेंट्रियोल स्पेस को क्रॉस करते हुए मैं सेंट्रियोल के अंदर घुसा, सेंट्रियोल को जब मैंने काट कर देखा तो सेंट्रियोल में भी मुझे मिली प्रोटीन्स। क्या मिली? प्रोटीन। जैसी प्रोटीन मुझे मिली थी फ्लैजेला में। कहां पर? और फ्लैजेला में जो अरेंजमेंट था वो था 9+2। फिर से बोलो। और यहां पर जो मुझे प्रोटीन मिली उनका अरेंजमेंट मिला 9+0। बोलो कौन सा? अब बताओ ये अरेंजमेंट मुझे सेंट्रोसोम में मिला कि सेंट्रियोल? सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल में मुझे प्रोटीन का अरेंजमेंट मिला। बोलो कौन सा? 9+0। इस सेंट्रियोल में भी 9+0। और इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं कार्ट व्हील अरेंजमेंट। कार्ट व्हील अरेंजमेंट बैलगाड़ी का पहिया जैसा होता है ठीक वैसा ही अरेंजमेंट है। कार्ट मतलब गाड़ी, व्हील मतलब पहिया, बैलगाड़ी के पहिए की तरह का अरेंजमेंट। एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को छूने की भी हिम्मत नहीं की, बस बोल दिया है कार्ट व्हील अरेंजमेंट। मैं बनाने जा रहा हूं, मेरे साथ बनाइएगा और सीखिएगा और लिखिएगा। चलो पहले मुझे बोलो, सेंट्रोसोम इज मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस? नॉन मेम्ब्रेनस। किसका बना है? सेंट्रियोल। एक की 2? दोनों परपेंडिकुलर हैं, चारों तरफ स्पेस है। कौन सा? पेरी सेंट्रियोलर स्पेस। फिर से बोलो। अब मैं सेंट्रोसोम में घुसा कि सेंट्रियोल? और सेंट्रियोल में जैसे ही घुसा मुझे वहां पर मिला 9+0 अरेंजमेंट। 9+2 की 9+0? 9+0। और यहां पर भी है माइक्रोट्यूब्यूल। क्या है? फ्लैजेला में भी क्या थे? माइक्रोट्यूब्यूल। अब ध्यान सुनना, पेरीफेरी में 3 माइक्रोट्यूब्यूल, इट इज नोन एज ट्रिपलेट। बोलो। इट इज नोन एज ABC। ये तीनों ट्रिपलेट। ओके अगेन, 3 ट्रिपलेट ABC। फिर से ABC। 1 2 3 9 बनाने भाई।
मदद करना, आपकी और गलती मत करना। ए बी सी, फिर से ए बी सी, 1 2 3 4, ए बी सी। थोड़ा उतना अच्छा डायग्राम नहीं बन पाएगा जितना वो होता है। एमपी कौशिक में डायग्राम बड़ी आसानी से बनाए। इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है, बनाया नहीं है। ए बी सी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। चलो एक कोशिश और करते हैं। ए बी सी, ए बी सी। बताइए जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो कितने? 9। और 9 में डबलेट की ट्रिपलेट? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट एनसीईआरटी में जहां जहां लिखा है लिखते जाना, ट्रिपलेट ट्रिपलेट। और इनमें है सीए लिंकेज। सीए लिंकेज ये कौन सा लिंक है? सी विल ऐड विथ ए, सी विल ऐड विथ ए, सी विल ऐड विथ ए, सी विल ऐड विथ ए। ओके अगेन सी ए, सी ए, सी ए, सी ए, सी ए। अब कैसे भी बैलगाड़ी बन रही देख लो, ऐसे ही। तो इन्हें बोलते हैं इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, या फिर इन्हीं को बोलते हैं लिंकर्स। अब जरा फ्लैजला से रिलेट करो। फ्लैजला ट्रिपलेट था कि डबलेट? और वहां पर भी ब्रिज थे, इंटर डबलेट ब्रिज, यहां पर इंटर ट्रिपलेट। और इनके बीचों बीच एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, और इस प्रोटीन स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया है हब। क्या नाम दिया है? हब। और ये प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल की नहीं है, तो हम अरेंजमेंट के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल को काउंट कर रहे हैं। किसको? फिर से बोलो। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में है, और जो यहां प्रोटीन है वो माइक्रोट्यूब्यूल है कि हब है? तो इसका मतलब सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल, इसलिए इस अरेंजमेंट का नाम 9+0, 9+। और बोलते हैं इस तरीके से एक पेरीसेंट्रियोलर स्पेस बनता है। मेम्ब्रेन बनती कि पेरीसेंट्रियोलर स्पेस? और एक बैलगाड़ी का चक्का बनता है, बैलगाड़ी के चक्के की तरह दिखता है। एंड दिस इज नोन एज कार्ट व्हील अपीयरेंस और द कार्ट व्हील अरेंजमेंट। घर में जाके एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, वरना गालियां ही निकालोगे मुझे। ये सब एनसीईआरटी में लिखा है। कितने लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है? है, लाओ बेटा। मेरे पास बुक यहां पर नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग मेरे साथ पढ़िए। सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। नाम है सेंट्रियोल। तो बताओ सेंट्रोसोम किसका बना है? सेंट्रियोल। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। बोलो कौन सा? पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। बताओ सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल? और दोनों के तरफ मेम्ब्रेन किस मटेरियल? कौन सा? पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ओके इट इज पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। आगे चलो। बोथ द सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बताओ दोनों एक साथ पैरेलल है कि परपेंडिकुलर? पहले मैंने बता दिया था सेंट्रोसोम में दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आगे चलो, आगे चलिए। ओके इन विच ईच हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील। ईच कौन? सेंट्रियोल है ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील। और कार्ट व्हील का इन्होंने डायग्राम बनाया कि नहीं? नहीं, पर लिखा है। अब लिखे वाली चीजों को यहां पर देखेंगे। मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेड पेरीफेब्रल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। बताओ ट्यूबुलिन प्रोटीन कहां होती है? आज ही तो पढ़ाया है। बताओ साइटोस्केलेटन कितने पढ़ाए थे? 3। तीनों याद है? एक कौन? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटर। माइक्रोट्यूब्यूल की प्रोटीन ट्यूबुलिन। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन के डबलेट की ट्रिपलेट? ट्रिपलेट। तो मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरीफेब्रल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ईच ऑफ द पेरीफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट। बताओ ए बी सी ट्रिपलेट है।
द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, किसके द्वारा, कौन सा लिंक है, सीए, एनसीईआरटी में नहीं है, कौन सा, या फिर नाम बताओ, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज और लिंकर्स। आगे चलते हैं, द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक, आगे, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनियस एंड कॉल्ड एज हब, बोलो। और ये बताओ माइक्रोट्यूब्यूल का है कि नहीं है, नहीं है, हब है, प्रोटीन का है लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल का नहीं, नाम बताओ, हब, which is connected with the tubule of the peripheral tablet, ये भूल गए हम लोग, that is known as radial spoke, बोलो कौन सा, हाँ ये बनाना भूल गए, radial spoke भी है इनमें, radial spoke, so they are arranged with the radial spoke, they which are connected with the tubule of peripheral by the radial spoke made up of protein. The centriole form the basal body of the cilia and flagella and spindle fiber that give rise to spindle apparatus during cell division. कहाँ पर, प्लांट की, एनिमल, हाँ। अब बताओ मेरे से, देखो क्या गलती हुई, बताओ इनमें कितने ट्रिपलेट, ए बी सी, ए बी सी, इनके बीच में लिंकर है, बीच में हब है, और हब भी पेरीफेरी से जुड़ी है, Why which spoke, radial spoke, sorry it is known as radial spoke. और अब जो अरेंजमेंट आ रहा है इसका नाम कार्ट व्हील अरेंजमेंट, बोलो कौन सा, और अब बताइए इनमें ये वाली प्रोटीन कौन सी है, ट्यूबुलिन, फिर से बोलो, और ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, लेकिन ये ट्यूबुलिन, इसलिए अरेंजमेंट 9+2 9+0, और यही सेंट्रियोल आगे चल के बनाएंगे बेसल बॉडी, नाम सुना सुना लग रहा है, बताओ बेसल बॉडी किसकी परी होती थी, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी बनाएंगे, और साथ में बनाएंगे स्पिंडल, क्या बनाएंगे, और स्पिंडल सब जगह की, एनिमल, फिर से भूल गए, एनिमल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल बनाना, खड़े हो, प्लांट में स्पिंडल कैसे बनेगा, सेंट्रियोल से, हाँ, और एनिमल में स्पिंडल किससे बनेगा, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल के दो बड़े काम, पहला बेसल बॉडी, फिर से बोलो, दूसरा स्पिंडल, कहाँ, प्लांट की, एनिमल। मैं आपको बता दूं, सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल एंड लोअर फंजाई, लोअर फंजाई में भी होते हैं, एल्गी में भी होते हैं, और एनिमल में भी होते हैं, दे आर absent इन प्लांट। They are absent in plant. तो अब गंदे गंदे टॉपिक खत्म करने के बाद मैं अच्छे टॉपिक न्यूक्लियस में तभी भागूंगा जब आज के तीनों टॉपिक मुझे आप सिखा दोगे। हटा दें, नोटबुक बंद करो। अब मैं रिस्क नहीं ले सकता न्यूक्लियस पढ़ाने के पहले। यस, स्पिंडल अपरेटस क्या होता है? अरे रहना, यहां से जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम की काइनेटोकोर में जुड़ते हैं। काइनेटोकोर सेल डिवीजन में पढ़ाता वैसे भी। तो ये फाइबर है, लेकिन इस पूरे अरेंजमेंट का नाम अपरेटस। क्या नाम है? नहीं आया। इंडिविजुअलिस फाइबर, इंडिविजुअलिस पूरा। अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मैं आज हार गया हूँ पूरी तरीके से। तो साइकोलॉजी को इतना पूरा पढ़ते थे मुझे कभी नहीं मालूम था। आज मैंने 3 स्ट्रक्चर अभी भी पढ़ा है, याद है? पहला साइटो, दूसरा तीसरा। जवाब दे पाओगे? नोटबुक बंद है? बताओ साइटो स्केलेटल इज इलैबोरेट प्रोटीन। बताओ कितने प्रकार की? बोलो।
कॉन्ट्रैक्टाइल, माइक्रो, इनके 3 कॉमन सीआरटी लिखती है। मैंने 4 लिखवाए, तुम 3 वो बता दो, एक मेरा बता दो। पहला मैकेनिकल सपोर्ट देगा, इसको सेल मोबिलिटी देगा, मेंटेनेंस ऑफ सेल और स्टेबल बेसिकली, क्योंकि एनिमल में तो कौन बनाएगा सेल, मिल गया। सेंट्रियोल बनाएगा एनिमल में स्पिंडल। आओ इसके बाद है सीलिया, मोबिलिटी मिलेगी। अगर प्रेजेंट प्रेजेंट तो मोटाइल भी नॉन मोटाइल, एब्सेंट तो प्रोकैरियोट में पढ़ा था 3 पार्ट थे, 3 पार्ट थे, और उन तीनों पार्ट में ग्रोथ की सेल वॉल की सेल में ये वाला क्या इसको कट करोगे, बाहर मेम्ब्रेन मिलेगी, सेंटर में प्रोटीन मिलेगी, माइक्रोट्यूब्यूल 9+0 कुछ नहीं आ रहा, 9 डबलेट मिलेंगे, ट्रिपलेट मिलेंगे, और बीच में 2 सिंगलेट को सीध होगी, आपस में ब्रिज होगा। पता पेरी पेरी में इंटर डबलेट ब्रिज होगा, रेडियल स्पोक हो गए, किसी को भी छुओ सब कुछ हिल जाएगा। पता सीलिया फैसला खत्म। अब आए सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस, पेरी सेंट्रियोलर स्पेस है, 2 सेंट्रियोल है, दोनों एक दूसरे के अरेंजमेंट में है, इनके अंदर जाओगे, कार्ट व्हील जिसका लिखा है लेकिन डायग्राम नहीं है, अपनाओगे। बताओ पेरी पेरी में ट्यूबुलिन प्रोटीन के 3 ट्रिपलेट हो गए, 3 की 9, 3 के 9, ए बी सी, इसमें लिंकर होंगे, ए टू ए की सी टू ए है, सी ए के साथ जुड़ेगा, पेरी पेरी जुड़ जाएगी, बीच में प्रोटीन होगी, नाम है हब को पेरी पेरी से जोड़ा गया, नाम है रेडियल स्पोक। क्या ये बैलगाड़ी की चक्के की तरह लगेगा, नाम है कार्ट व्हील। सेंट्रियोल के 3 काम यहाँ दिए दिए, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल अपैरेटस और बेसल बॉडी। इसके अलावा कुछ और नहीं दिया। अब बेटा हम लोग लास्ट टॉपिक, वन ऑफ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर पहुंच गए। हो सकता है भगवान ने चाह तो आज साइकोलॉजी का शायद है। नाउ इट इज न्यूक्लियस। मजा आ गया। क्या साइकोलॉजी खत्म हो जाएगी? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि च्युइंगम हो गई, खत्म ही नहीं हो गई। आज खत्म हो जाएगी। चलो खत्म। छूट गए क्यों? हे भगवान, उठा के रखा था। अच्छा, हमने सोचा था कि आज नहीं पढ़ाएंगे, तुम लोग नहीं पढ़ रहे, पर नहीं पढ़ाएंगे तो कहेंगे इतना ही पढ़ के आएगा। न्यूक्लियस है। अरे तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट। 1831 2 रॉबर्ट से परिचय हुआ हमारा। एक ने सेल खोजी और एक ने न्यूक्लियस। किसने सेल खोजी? रॉबर्ट। और इन्होंने न्यूक्लियस खोजा। पक्का? अच्छा, अब ध्यान सुनना। न्यूक्लियस इज सेंट्रल डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो आज तीसरा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पढ़ा हमने। इसके पहले माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर which have blueprint of cell. Blueprint of cell. अब ये अंग्रेजी शब्द है ब्लूप्रिंट ऑफ सेल। इसका मतलब सेल किसका कहना मानती है? न्यूक्लियस।
जैसा न्यूक्लियस की जीन कहेंगी सेल वैसा काम करेगा। ब्लूप्रिंट की जगह पर आप बोल सकते हो दे हैव द जीनोम। क्या रखते हैं? जीनोम। एंड जीनोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। बोलो किसका? डीएनए। दैट में बी अरेंज इनटू टू फॉर्म, या तो क्रोमोसोम या तो क्रोमैटिन। मर गए तुम सब के सब, इतने में मर गए ना। आओ चिल्ला लो। बताओ क्या रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोई डिस्कवरी की? अच्छा, ये डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से हुई। किसकी वजह से? सिंपल माइक्रोस्कोप की इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ, ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसके पास क्या होता है? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब जीनोम। जीनोम किस फॉर्म में? डीएनए। और डीएनए भी किस फॉर्म में? दो। एक कौन? क्रोमोसोम, दूसरा। ओके, सिंगल चीज ध्यान सुनिए। जब कभी भी हम पूरी कोशिका के प्रोटोप्लाज्म की बात करें, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है मुझसे, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो बोलते हैं अगर कोशिका के अंदर जाइए तो आपको जो प्लाज्म मिलेगा इसका नाम होगा प्रोटोप्लाज्म। लेकिन प्रोटोप्लाज्म का वो पार्ट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होगा इसका नाम होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो जब मुझसे बच्चे बोलते हैं व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो बोलता हूं मैं प्रोटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, इसकी चर्चा बहुत दिनों तक होती रही। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है। फिर एक महान साइंटिस्ट आए, नाम है फ्लेमिंग। नाम बताओ। फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर के सब्सटेंस को कलर किया। कलर मतलब स्टेन किया। और जब इन्होंने स्टेनिंग की तो इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिले। तो उन्होंने बोला ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कलरफुल है, और कलर शब्द को क्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इन्होंने इन कलरफुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम रखा क्रोमैटिन। बोलो क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? बाद में एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने देखा कि क्रोमैटिन में एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी कॉन्स्टेंटली मिलता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है। मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस, और ये है न्यूक्लियोलस। बोलो क्या है? तो बोलते जब भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाओगे आपको दो चीजें मिलेंगी। एक कौन? फिर से बोलो। और एक कौन? न्यूक्लियोलस। बताइए, क्रोमैटिन कलरफुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। यस। और दूसरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस उन कोशिकाओं में मिलेगा जहां पर आपको आरएनए चाहिए। क्या चाहिए? तो जिन कोशिकाओं में भी आरएनए की सिंथेसिस बहुत ज्यादा चाहिए, आरएनए की सिंथेसिस बहुत ज्यादा चाहिए, वहां पर न्यूक्लियोलस का साइज छोटा कि बड़ा? तो बताओ, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस। नाम बताओ। न्यूक्लियोलस। तो ये एक जनरल आइडिया दिया फ्लेमिंग ने। किसने दिया? और बोला कि इसके अंदर का मटेरियल कलरलेस की कलरफुल करके ही देखा जा सकता है, और उस कलरफुल फाइबर का नाम क्रोमैटिन। बोलो। अब न्यूक्लियस को मैं डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं। चलो इतना बताओ, क्या तुम सेल के अंदर घुसोगे? प्रोटोप्लाज्म मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक ही बात है। क्या प्रोटोप्लाज्म के दो हिस्से मिलेंगे? एक न्यूक्लियस के अंदर का प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर से बोलो। और एक न्यूक्लियस के बाहर का प्लाज्म, तो बताओ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियस के अंदर क्या है ये बहुत दिनों तक चर्चा का विषय रहा। बाद में एक साइंटिस्ट आए फ्लेमिंग ने इसे कलर किया और उसके अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिले। क्या मिले? और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला गया? पक्का? और जैसा कि मैं बेवकूफ और मैं ऐसा टीचर हूं, न्यूक्लियस को भी हम 4 मुख्य पॉइंट में पढ़ते हैं। अगर ये 4 मुख्य पॉइंट आप पढ़ ले गए तो सब के सब राजा बाबू। पहला पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा पॉइंट, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। और चौथा पॉइंट, क्रोमोसोम। अगर जिस बच्चे ने भी हेडिंग रखी, याद रखी, वो हीरो है। बाकी लोग न्यूक्लियस में परेशान होते रहेंगे कैसे पढ़ा जाए, नहीं मालूम। बताओ न्यूक्लियस को कितनी हेडिंग में? पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। 2 लोगों के बारे में। किसके बारे में? क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। चौथा क्रोमोसोम। मैं इसके पहले मिटाऊं, अपने दिमाग में छाप लो। कितने पॉइंट हटा दिए? बोलो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा, तीसरा, अच्छा, तीसरा पॉइंट है क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस, और चौथा। चलो पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिटेल पढ़ते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिटेल जो पढ़ सकते हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस की डबल। जो मैं ऐसा कर पाऊंगा तुम नहीं कर पाओगे तो तुम कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे पास मिटाने की जगह है। बताइए, न्यूक्लियस के पास एक मेम्ब्रेन की 2? यस। अब जो मैं पूछता जाऊं बताते जाना। यस, ये वाली मेम्ब्रेन इनर की आउटर है। अब किसी गधे को वो आउटर लग रही तो हम क्या करें? ये अंदर वाली और ये वाली आउटर। क्या इन दोनों के बीच का स्पेस होता है? क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अपनी बुक देखो कितना स्पेस है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस नैनोमीटर में क्या एंगस्ट्रॉम? कितना? 10 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की नैनोमीटर? सॉरी, 10 नैनोमीटर का पेरी न्यूक्लियर स्पेस। मैं ये भूल गया। 10 एंगस्ट्रॉम, 10 से 50। डांटो मत यार, भूल गया मैं। बोलो कौन कौन? 10 से 50 नैनोमीटर। बताओ इस स्पेस का नाम? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इनमें प्रेजेंट है पोर, नाम है न्यूक्लियर पोर। और बोलते इन्हीं न्यूक्लियर पोर से निकलता है एमआरएनए। नाम सुने हो? व्हाट इज एमआरएनए? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए बनता कहाँ है? किससे बनता है? सेंट्रल डॉगमा याद है? मजा नहीं आ रहा? याद है? डीएनए से एमआरएनए बना कहाँ? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में रहा कि बाहर आया? आप देखो कुछ लोगों को याद होगा, बाहर आया तो मिले उन्हें ईआर। ईआर है, और ईआर पे मिलेंगे राइबोसोम। फिर से बोलो। तो बताओ ये ईआर, आर ई आर। फिर से बोलो। इसलिए इनकी आउटर मेम्ब्रेन में राइबोसोम होते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन इट में हैव राइबोसोम along with RER।
पढ़ लेना, अंडरलाइन कर लेना। बताओ कितनी मेम्ब्रेन? 2। एक और इनर और एक आउटर, दोनों के बीच का स्पेस है? नाम बताओ। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पोर है? नाम बताओ। न्यूक्लियर पोर। कौन सा पोर? अच्छा भाई, आगे चलेंगे। इनके अंदर का जो भी मटेरियल है इसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। बोलो क्या बेटा? ये प्रोटोप्लाज्म के जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं। लिख रहा हूं मैं। इनमें है डीएनए। बोलो क्या बेटा? फिर से बोलो। प्लस हिस्टोन। बोलो। प्लस नॉन हिस्टोन। बोलो। अब तुम्हारी दम निकल रही। सब एनसीईआरटी में लिखा है। बोलो बोलो। क्या बोला? डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन। तो इनके अंदर का प्लाज्म क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर से बोलो। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है भाइयों बहनों, उसमें क्या क्या मिलेगा? बोलो। डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन। और इनका अरेंजमेंट 2 प्रकार से, या तो क्रोमैटिन या तो क्रोमोसोम। सो गए आप। 4 पॉइंट याद है? पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा क्रोमैटिन, चौथा। अब मैं रिस्क ले रहा हूं, हटा रहा हूं इसे। बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितनी? 2 है? एक इनर और एक किसमें? राइबोसोम। कौन बेटा? ईआर के साथ कंटिन्यू। दोनों के बीच का स्पेस है कितना? 10 से 50 माइक्रोन की नैनोमीटर। बीच बीच में पोर है। पोर का नाम? इन्हीं न्यूक्लियर पोर से क्या निकलता होगा? बाहर निकलता होगा। और बेटा प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता होगा। इनके प्लाज्म का नाम? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब रिलैक्स होकर सुनो। मैं जानता हूं कुछ चीजें इतनी इरिटेटिंग होती हैं, आपका दिमाग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। ये टीचर की गलती नहीं है, ना स्टूडेंट की गलती। और कुछ चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि तुम कहते हो कि आज नहीं सर, कब फिर कभी। लेकिन हम टीचर है कि आज ही पढ़ाएंगे और तुम्हें भी आज ही समझनी। तो पहले अपने आप को सोचो कि समझ में आए चाहे ना आए, कल पूछेंगे बेवकूफ फिर से बताएगा। मैं बताऊंगा, कोशिश करो। कोई भी कोशिका अपनी जिंदगी में एक साइकिल से गुजरती है। छोड़ दो पेन, छोड़ दो एकदम। कोई भी कोशिका अपनी जिंदगी में एक साइकिल से गुजरती है। इसका नाम है सेल साइकिल। कभी ना कभी मैं पढ़ाऊंगा तुमको फिर से, लेकिन आज काम आ गया इसलिए पढ़ाना जरूरी है। और बोलते हैं सेल साइकिल की एक फेज ऐसी होती है जिसमें सेल डिवाइड नहीं कर रही है। डिवाइड। इस फेज का नाम है इंटरफेज। फिर से बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मदद कर दी। नाम बताओ। इंटरफेज। इंटरफेज को कुछ लोगों ने रेस्टिंग फेज बोला। यहां रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं हो रहा। किसी को लग रहा सर सेल रेस्ट कर रही, पागल हो, सेल बहुत काम कर रही है। रेस्टिंग फेज नहीं है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है। कैसी है? अगर सर ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है तो इसे रेस्टिंग फेज क्यों बोला? क्योंकि यहां पर सेल डिवाइड कर रही है। और बोलते हैं इन बेटा इंटरफेज में 3 मुख्य फेज। पहला फेज जीवन, बोलो, फिर एस, फिर जीवन। याद रहेगा? बोलो कौन कौन? जीवन, एस, जीवन। जब जब इंटरफेज में होगी सेल तो सेल के न्यूक्लियस में घुसिए आप। अच्छा, इसलिए पढ़ाया था। यस। जब जब कोई सेल कहां होगी? अब उस इंटरफेज के जब आप न्यूक्लियस में घुसेंगे तो यहां क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। यही लिखना, नो क्रोमोसोम। तभी मजा आएगी, वरना लोग बहुत उल्टी सीधी हरकतें पढ़ते और पढ़ाते। तो अगर कोई कोशिका किस फेज में है, मतलब वो डिवाइड,
तो बताओ उसके न्यूक्लियस में डीएनए क्रोमोसोम में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो फिर कैसा मिलेगा? उसके न्यूक्लियस में जो भी डीएनए मिलेगा वो थ्रेड फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में? थ्रेड फॉर्म में मिलेगा। और ये थ्रेड फॉर्म होंगे 23 पेयर। बोलो कितने? टोटल 46 धागे। कितने? जिनका टोटल मीटर 2.2 मीटर। ये भी लिखा है यहीं पर। कितना मीटर? 2.2 मीटर। सौरभ थोड़ी देर और सुना मत। बताओ कितने धागे? 23 धागे। क्रोमोसोम क्या कि क्रोमैटिन? इन धागों का नाम है क्रोमैटिन धागे। और इन क्रोमैटिन धागों का पूरी लंबाई 2.2 मीटर। क्रोमोसोम होगा कि नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। और इन क्रोमैटिन का जब तुम कंटेंट पूछोगे तो एनसीईआरटी देखो, बोलते हैं सर इन क्रोमैटिन में मिलेगा डीएनए, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। क्या मिलेगा? साथ में कुछ प्रोटीन। नाम बताओ। हिस्टोन। बोलो। हिस्टोन प्रोटीन। साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और कुछ? हाँ, एक और कुछ दिया है, आरएनए प्लस आरएनए। सॉरी, आरएनए नहीं, आरएनए। चलो चिल्लाओ, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। बताओ क्रोमैटिन किस फेज में मिलेगा? हाँ, इंटरफेज। मर गए तुम लोग। कब मिलेगा? इंटरफेज। इंटरफेज में मिलेगा। और इंटरफेज के क्रोमैटिन में कितने धागे? मतलब टोटल 46। और इन धागों को अगर जोड़ के देखा जाए तो कितने मीटर? 2.2 मीटर का डीएनए मिलेगा। वो भी किसमें? ह्यूमन में। किसमें? 2.2 मीटर का क्रोमैटिन थ्रेड मिलेगा। क्रोमोसोम मिलेगा कि नहीं? और ये क्रोमैटिन किसके बने होंगे? बोलो। डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन। पर जब यही कोशिका, भाइयों बहनों ध्यान सुनना, डिवीजन की तरफ जाने लगेगी, और जैसे ही डिवीजन में जाने लगेगी किस फेज में घुसेगी? एम फेज। और एम फेज की 2 फेज, एक है कैरियोकाइनेसिस। फिर से बोलो। कैरियोकाइनेसिस। दूसरी साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के 4 फेज। पहला प्रोफेज, दूसरा, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। चिल्लाओ मेरे साथ, बोलो कौन कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यहां तक कैरियोकाइनेसिस। बोलो। उसके बाद तो बोलते हैं वही क्रोमैटिन थ्रेड, यही क्रोमैटिन थ्रेड धीरे धीरे बनने लगेंगे क्रोमोसोम। क्या बनने लगेंगे? मदद कर देना बेटा मेरी। क्या बनने लगेंगे? और इसीलिए बोलते हैं क्रोमोसोम का अपीयरेंस शुरू कहां होगा? लेकिन सबसे बढ़िया दिखेगा कहां? चिल्ला चिल्ला के रट्टा मार के तुमने पढ़ा है। बताओ क्रोमोसोम का साइज सबसे बढ़िया कहां? और शेप, साइज, स्ट्रक्चर और शेप। इसका मतलब क्रोमोसोम कहां अपीयर होंगे? प्रोफेज। सबसे बढ़िया दिखेंगे कहां? तो अगर कोई बंदा क्रोमोसोम की बात G1 SG2 में करे, वो सही कर रहा कि गलत? हाँ, गलत। तो बताओ जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो एक फॉर्म में कि 2 फॉर्म? पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म। और ये क्रोमोसोम भी उन्हीं चीजों का बना है जिनका क्रोमैटिन। चलो बताओ किन किन चीजों का? डीएनए, यस, आरएनए नहीं है, डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। बस 3 चीजों का। अगर इतना पढ़ा गया दोस्त तो तुमने न्यूक्लियस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे और हम दोनों मारे जाएंगे और हम दोनों लोग गड़बड़ हो जाएंगे। बताओ न्यूक्लियस को कितने पॉइंट पे पढ़ना था? 4। चारों याद हैं? पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लास्ट,
आज बेटा साइटोलॉजी खत्म करेंगे हम लोग, खत्म हो गई। चलो भाई जल्दी बोलो, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितनी? दो। एक इनर और एक आउटर। इनर और आउटर में राइबोसोम किसमें? आउटर वाले में ही राइबोसोम। क्यों? क्योंकि वो ईआर के साथ कॉन्टिन्यूअस है, दोनों के बीच का स्पेस पेरीन्यूक्लियर स्पेस। फिर से बोलो, पोर हैं, न्यूक्लियर पोर होगा, इसके अंदर प्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में से डीएनए से एमआरएनए बनेगा, मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा कि पोर बाहर आएगा। खैर कितने हेड या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? दूसरा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा क्रोमैटिन, चौथा क्रोमोसोम। सर क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों सेम है कि अलग अलग? सेम मटेरियल के हैं, बस न्यूक्लियस में इनकी अवस्थाएं सेम है कि अलग अलग? अगर सेल डिवाइड ना करे, कौन सी फेज? बोले यार प्लीज। अगर सेल डिवाइड ना करे तो कौन सी फेज? इंटरफेज। और अगर सेल इंटरफेज में है तो बताओ सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम क्या होगा? क्रोमैटिन, जो कितनी चीज बनेगा? 4। बोलो, डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन। इसकी पैकेजिंग में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? पैकेजिंग। वो जब मैं पैकेजिंग पढ़ाऊंगा तो फिर यही बातें याद कराऊंगा। और जब बेटा कोशिका G1 SG2 से M फेज में जाने लगती है, M मतलब डिवीजन, और जैसे ही डिवीजन फेज में जाने लगती है तो कैरियोकाइनेसिस शुरू होती है। क्या? कैरियोकाइनेसिस कितने फेज? 4। पहला, फिर तो पहली बार वो थ्रेड कंडेंस होने लगता है। क्या होने लगता है? फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो जब वो थ्रेड कंडेंस होने लगता है तो वो थ्रेड रहता है कि क्रोमोसोम? क्रोमोसोम बनने लगता है। बनने लगता कहां है? बन कहां जाता है? सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर, सबसे बढ़िया साइज, शेप। तो सर ऐसा क्या है क्रोमोसोम में? प्लीज दिखाएं। आइए क्रोमोसोम को देखते हैं। हटा दें इसे। बताओ क्रोमोसोम कितनी चीजों का बना है? 3। क्रोमैटिड, बोल नहीं रहे होते? सो रहे बेटा। कितनी चीजें? 4। बोलो, डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, आरएनए। डीएनए, हिस्टोन, पक्का। और बोलते हैं जब क्रोमोसोम बनने लगता है थ्रेड से, सब लोग देखो मेरे साथ, मजा आएगा। मान लीजिए ये एक थ्रेड है, किसी की स्टॉल मिल सकती है, गमछा मिल सकता है, जो पहने ना हो बैग में रखे। यस, ठीक, थैंक यू वेरी मच। मान लीजिए कि ये क्रोमैटिन थ्रेड है, दिस इज अ क्रोमैटिन थ्रेड, और ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है ये किस फेज में मिलेगा? इंटरफेज। फिर से बोलो, ये क्रोमैटिन थ्रेड है, अभी ये क्रोमोसोम नहीं है, और क्रोमोसोम तब बनेगा जब इसमें होंगे कंडेंसेस। याद रखना, इसमें एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा हुआ, प्राइमरी। क्या हुआ? और इसके बाद ये होने लगा कंडेंस। क्या होने लगा? फिर से बोलो। और कंडेंस होने के बाद इसने एक आर्म बनाई, नाम है क्रोमैटिन, सॉरी क्रोमैटिड। बोलो क्या नाम? फिर से ये क्या होने लगा? कंडेंस। फिर से बोलो। और कंडेंस होने के बाद इसने एक आर्म बनाई, बताओ क्या नाम है? क्रोमैटिड। इस कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम सेंट्रोमियर। फिर से बोलो। ये है क्रोमैटिड, ये है क्रोमैटिड। पूरे भैया क्रोमोसोम नहीं आया। बताओ ये क्रोमोसोम किससे बना? नहीं आया। क्रोमैटिन से अपने आप बना कि कंडेंस से? फिर से अब तुमको दिखाई पड़ेगा, देखना। अगर ये क्रोमैटिन है, क्या ये कंडेंस होने लगा? एक जगह पर जाकर कॉन्स्ट्रिक्ट होकर कंडेंस होने लगा, और कंडेंस होने लगा तो बताइए यहां पर एक आर्म बनी। इस आर्म का नाम क्रोमैटिन नहीं, क्रोमैटिड। इसका नाम क्रोमैटिड। क्रोमैटिड और क्रोमैटिड, क्रोमोसोम। भैया का नाम क्रोमोसोम में इस जगह का नाम सेंट्रोमियर। बोलो, क्या ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है? इससे एक आर्म निकली, इसका नाम नहीं आया। आया?
और ये बने किससे? ईंट पत्थर से। हाँ, क्रोमैटिन। तो कितने धागे थे? 46। तो कितने क्रोमोसोम? 46 नहीं आया। लेकिन नॉर्मल की कंडेंसेशन। अब ये कंडेंसेशन मैं डायग्राम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये एक धागा है और इस धागे ने यहां पर एक अपने आप को यहां पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा किया। फिर ये धागा एक स्ट्रक्चर बनाने लगा, ये और फिर ये। तो बताइए ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, नाम बताओ। हाँ, और इन भैया का नाम बताओ। क्रोमोसोम पूरे का नाम। और ये जो ब्रांचेस हैं क्रोमैटिड, दीज आर नोन एज क्रोमैटिड। इनका नाम सेंट्रोमियर। फिर से बोलो, मैं हार गया, शायद नहीं पढ़ा पाया। सेंट्रोमियर है? बताओ, एक क्रोमैटिड ये और एक क्रोमैटिड ये, टोटल कितनी क्रोमैटिड? 2। और कितना सेंट्रोमियर? 1। सेंट्रोमियर का नाम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। बोलो क्या नाम है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कितने कम लोग हैं जो क्रोमोसोम को समझ पा रहे हैं, ये बात मैं देख रहा हूं। बताइए टोटल थ्रेड थे कितने? 46 थ्रेड का नाम क्रोमैटिन। हाँ, कंडेंस होने लगे, एक पॉइंट पर कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगे, घूमने लगे। देखो अगर तुम्हारे पास सही है तो तुम्हें दिखेगा ये लंबा धागा दिखा, ये इस कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। आया 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 आया। बताओ इस कॉन्स्ट्रिक्शन पर कितनी ब्रांचेस? 2, एक इधर और एक इधर। इस कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम प्राइमरी, इसी का नाम सेंट्रोमियर। और ये 6 धागों से किए, पर ये नॉर्मल की कॉन्स्ट्रिक्शन। इसका मतलब खोलोगे इसके अंदर तो क्या निकलेगा? क्रोमैटिन, डीएनए निकलेगा, हिस्टोन निकलेगा, नॉन हिस्टोन निकलेगा। अब सुनो, ये जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर के चारों तरफ there is a protein disc and this protein disc is known as kinetochore। इस चक्कर में तो नहीं है कि मैं खत्म करने के चक्कर में आपको पूरा खत्म कर दे रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सर कोर्स तो खत्म हो रहा, साथ में हम भी खत्म हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो तो मैं अभी 1 दिन और लगा सकता हूं। आज ही खत्म करें? भूख लगी है, जाने दें। 5 मिनट और पढ़ोगे बस खत्म। 5 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म है। माइक्रो बॉडीज में पढ़ाना बढ़ाना नहीं है कुछ, बस आखिरी में आ गए। सर थक गए, हम अभी देख लेते थके हो कि नहीं थके हो। हटाओ, न्यूक्लियस में कितनी चीजें दिख रही हैं? बोलो। क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिन एंड और चौथा क्रोमैटिन कब मिलेगा? जब सेल, आज गुरु बेटा गड़बड़ है। आज जो हम देख रहे हैं लोगों के चेहरे में वो मजा नहीं है। हितेंद्र बाबू उलट गए। कहां हो? कौन सी यादों में खोए हो? बहुत दुख होता है बेटा, तुम्हारा टीचर 2 घंटे से खड़ा है और ये कोशिश में है कि वो अपना काम पूरा करे कि समझा दे। काम पूरा करना होता तो 15 मिनट का सब टॉपिक है, निकल गए होते। अब तुम हमसे कहते हो सर मजा नहीं आया। वो एक मुर्गे की जान गई, चिकन बना था हमारे घर में, मुर्गे की जान चली गई। फिर लोगों को कैसे पूछा, लेकिन मजा नहीं आया, नमक थोड़ा कम था। अब मुर्गे की आत्मा को क्या हुआ? अरे सालों बदतमीजों, मैं मर गया, तुम्हें मजा नहीं आ रही? कह रहा आज मारेंगे चिकन है? भाई साहब, मैं जानता हूं कि तुम्हारा बहुत मन कर रहा जाने का मन कर रहा है। खत्म कर रहे हैं? हितेन तुम्हारे लिए कोशिश कर रहे दोबारा। बताओ ये मेम्ब्रेन दिख रही है? आखिरी 5 मिनट, 2 की 1 इनका स्पेस है। बोलो, इसके अंदर प्लाज्म है, नाम बताओ। न्यूक्लियोलस है, धागे हैं, धागों का नाम न्यूक्लियोलस है।
न्यूक्लियोलस है तो बताओ इसमें आरएनए बनेगा? मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस? इनके धागे एक अवस्था में कि दो? अगर डिवाइडिंग सेल देखा तो न्यूक्लियस में धागे क्या मिलेगा? क्रोमोसोम। नॉन डिवाइडिंग धागे, नाम बताओ? क्रोमैटिन। अगर मैं इंटरफेस में क्रोमोसोम शब्द यूज करूं पाप है? तो बताओ सेल डिवीजन क्रोमोसोम फेज में होता होगा कि सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन क्रोमोसोम फेज में होता होगा कि क्रोमैटिन? नहीं आया। अब बताओ वो जो क्रोमैटिन धागे हैं क्या उनमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बना? और उस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के चारों तरफ क्या डीएनए कंडेंस होने लगा? और डीएनए के क्रोमैटिन कंडेंस होने लगे और क्रोमैटिन कंडेंस होकर के कुछ अलग धागे जैसे स्ट्रक्चर बनाए। नाम बताओ? क्रोमैटिन। अब हिम्मत नहीं मेरी, नाम बताओ? और जिस जगह कंडेंस हुए इसका नाम सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर का दूसरा नाम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। फिर से बोलो, इट इज नोन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और क्या इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के चारों तरफ कोई प्रोटीन डिस्क है? इसका नाम अभी मैंने बताया था स्पिंडल अपरेटस। किसी ने मुझसे पूछा था, याद है? तो बताओ स्पिंडल का धागा क्या काइनेटोकोर में आके अटैच होगा? आप सुनो, ये सेंट्रोमियर का इस पे जो पोजीशन है, जो सेंट्रोमियर की पोजीशन, ये छोटी और बड़ी करती रहेगी इन आर्म्स को। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4। अब जाने दो सर, हाँ? जानते हो? बेटिया जाओगे क्या? अभी थोड़ी देर 10 मिनट और, भूख लगी है, पढ़ा दें? अब मैं नहीं सुनूंगा, सब लोग बोले पढ़ा दो। बोले अगर सेंट्रोमियर बीचों बीच तो दोनों आर्म की साइज इक्वल की अनइक्वल? कोई छोटी नहीं कोई? ऐसे क्रोमोसोम का नाम है मेटासेंट्रिक। बोलो, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर बेटा सेंट्रोमियर की पोजीशन सेंटर से थोड़ा शिफ्ट हो जाए तो एक आर्म हो जाएगी बड़ी और एक छोटी। दीज आर नोन एज शॉर्ट आर्म और ये वाली लॉन्ग आर्म। और अगर ऐसा हो गया तो ऐसा क्रोमोसोम कहलाएगा सब मेटासेंट्रिक। अगर बेटा सेंट्रोमियर की पोजीशन और शिफ्ट हो जाए और लगभग टर्मिनल पोजीशन पे पहुंचने वाली हो लगभग, तो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे यस एक्रोसेंट्रिक। यहां पर भी एक आर्म होगी शॉर्ट आर्म, दूसरी कैसी होगी? लॉन्ग। और अगर बेटा सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जाए तो बेटा एक आर्म ऑलमोस्ट गायब हो जाएगी, एक आर्म दिखाई पड़ेगी। बोलो क्या है? टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। पता नहीं आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, पर मैं कोशिश करता हूं। जो मेटासेंट्रिक है ऐसा क्रोमोसोम वी शेप माना जाता है। क्या उनका मानना है? जिनकी दोनों आर्म बराबर हो और सेंट्रोमियर से वो दोनों वी बनाएंगे। सब मेटासेंट्रिक जो होता है वो एल शेप माना जाता है, यानी सेंट्रोमियर में एक छोटी और एक बड़ी, लेकिन एक बहुत छोटी बहुत बड़ी नहीं। इट इज एल शेप।
और जो एक्रोसेंट्रिक है उसे माना जाता है जे से, यानी एक थोड़ी छोटी और एक बहुत बड़ी, जे से। याद रखना, जो टीलोसेंट्रिक है उसे माना जाता है आई शेप। एकदम टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच गया है तो बोला जाएगा आई शेप। बताइए कौन है वी शेप, कौन है एल शेप, कौन है जे शेप, कौन है आई शेप, और ये किस बेसिस पर है? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। पक्का? इसमें से 3 केसेस में, 3 क्या 2 रियल केसेस हैं, इनमें तो एक आम ही गायब हो जाती है ऑलमोस्ट, और इसमें दोनों आम बराबर है। तो 2 ऐसे केसेस हैं जिनमें एक छोटी आम एक बड़ी आम। एनसीईआरटी में ना देने के बावजूद भी उन्होंने पूछा छोटी आम का नाम, हाँ, पी आम। पी आम, जो छोटी आम होती है इसे बोलते हैं स्मॉल पी आर्म, और बड़ी आम, यस, स्मॉल क्यू आर्म। और ये क्वेश्चन नीट 19 का है कि 18 का इस साल आया? नीट 2019 का क्वेश्चन था, ये पूछा गया। A small arm is P arm and the large arm, it is known as Q arm. P arm और Q arm नाम से आपको मिलेंगे। बताओ इनकी सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से टोटल कितनी कंडीशन है? चारों याद रहेगा? बोलो। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। देखो मैं इस बात से दुखी हो जाऊंगा कि सर ने जबरदस्ती चैप्टर घसीट दिया। मैंने बहुत कोशिश की है कि एक एक लाइन पॉइंट वाइज पढ़ाऊं, प्लीज ऐसा मत कहना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कल न्यूक्लियस फिर पढ़ा दूं। यस सर, आ गया है पक्का? तो फिर आखिरी चीज और लेते जाओ, बस आखिरी चीजें हैं माइक्रो बॉडीज। नहीं सर, गिन के लिख लो, अगर 10 मिनट ज्यादा पे करूं तो तुम मुझे गालियां देना। केवल कितना? खाना। अब इसमें क्या हो गया? माइक्रो बॉडीज आर द सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। लो खत्म, चैप्टर खत्म, इतना ही दिया है बस। अगर एनसीईआरटी चाहते हो तो बस इतना ही दिया, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे प्लांट सेल में है जिनमें एंजाइम पाया जाता है। जाओ खत्म चैप्टर। हम अगर 4 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहते तो नहीं पढ़ोगे, पढ़ लो, आ जाएगा तो थैंक यू बोलोगे। बताओ माइक्रो बॉडीज का सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिनमें एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोसोम की तरह। यस, लाइसोसोम की तरह इनमें भी एंजाइम पाए जाते हैं। इनकी 2 नाम याद रखना, एक पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम, एक है ग्लाइऑक्सिसोम, एक है स्फीरोसोम। लेकिन मैं 2 ही उठाता हूं, बोलो कौन कौन? पैरोक्सिसोम, दूसरा ग्लाइऑक्सिसोम। इसमें पेरोक्साइडेज नाम के एंजाइम होते हैं, कैटालेज नाम के एंजाइम होते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम में फैट को रेस्पायरेशन करने के लिए, फैट रेस्पायरेशन के लिए या फैट के मेटाबॉलिज्म के एंजाइम होते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ फैटी सीड में, ऐसा सीड जो जिसमें फैट हो, बताओ कौन होगा? पैरोक्सिसोम की ग्लाइऑक्सिसोम? हाँ, इत श्री प्रथमो अध्याय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, सैटेलाइट। अच्छा वो छूट गया, हाँ हटा रहा हूं। ओ यार, वो तो मैंने एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रख रखा है, लेकिन तुम अभी समझोगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, एक्चुअली डीएनए, अब 5-10 मिनट और दो, सैटेलाइट सुनना चाह रहे थे। बेटा जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाऊंगा
तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट सब पढ़ा दूंगा। टेक केयर। हाँ बस इतना याद रखो, जो सैटेलाइट होती है वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। कैसा? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमीर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सैटेलाइट। और इनको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ाएंगे ना। सुनो बेवकूफों, भाग रहा है। हाँ चलो चैप्टर खत्म हो गया। टेक केयर। नारा नहीं लगाया? नहीं।